नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार आज दिन भर एक बात पर चर्चा कर रहे हैं, एक शब्द पर चर्चा कर रहे हैं और उस शब्द का नाम है, वो शब्द क्या है ये बता दें। वो शब्द है उम्मीद। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है, हर राज्य हर देश एक उम्मीद में जीता है कि हम और बेहतर हो जाएं, और विकसित हो जाएं। और इसी चीज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की ही अपनी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैंने अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव यहाँ पर आए और भी कई नेता आए, और हमने हर वक्त एक प्रयास ये किया कि सबसे पहले सवाल पूछा जाए लोगों से कि उम्मीद के मायने क्या हैं आपके लिए, अपने प्रदेश के लिए। जब इस प्रदेश के बारे में बात होती है कि सबसे पॉपुलस स्टेट है, यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी इस प्रदेश को हल्के में नहीं लिया जाता है कभी भी। 80 सांसद, 403 विधायक, लेकिन इन सब के बीच में एक उत्तर प्रदेश की एक छवि भी है। और छवि ये है, जहाँ से आप आती हैं, आप जहाँ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं, मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर तो एक वेब सीरीज़ भी है और वो कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं प्रस्तुत करती मिर्ज़ापुर की, तो एक छवि भी है उत्तर प्रदेश की। लेकिन एक उम्मीद में उत्तर प्रदेश के लोग जीते हैं कि हम लोग वैसे नहीं हैं जैसा कि मान लिया जाता है। आपके लिए अनुप्रिया जी, वो उम्मीद क्या है उत्तर प्रदेश के लिए? पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि आपने उम्मीद शब्द से शुरुआत की है। इस पूरे कॉन्क्लेव को आपने उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश कहा है। जीवन में जैसे दिन रात उतार चढ़ाव, इसके बीच में एक उम्मीद और आशा की किरण ही है जो जब तक बनी रहती है तब तक इंसान आगे बढ़ता रहता है। हम सब कुछ खो दें, लेकिन अगर उम्मीद कायम है तो सब कुछ वापस पा सकते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए तो यही उम्मीद का भाव मन में था। उम्मीद थी उत्तर प्रदेश को बदल सकते हैं। 6 वर्षों में बदला, 9 वर्षों में मोदी जी की सरकार में बदला और बहुत सारे काम किए। आज का उत्तर प्रदेश कई मायनों में एक नया उत्तर प्रदेश है, प्रगतिशील उत्तर प्रदेश है। और यही कारण है कि हम 2017, 2019, 2014, 2022, 2024 भी होगा। आपने जोड़ दिया 24 को भी इसी में, श्रृंखला में। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है और किस वजह से आता है? इस कॉन्फिडेंस का कारण सिर्फ इतना ही है कि आज हमारे प्रदेश के, जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी, क्षेत्रफल, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 15 में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं और कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश की ज़मीन को मजबूत करने के लिए क्या करना है? 25 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, उसको जानना है। हमने उसको जाना कि आज की जो जनता है हमारी, वो आगे बढ़ने के अवसर चाहती है। इसलिए हमने उसको अपनी प्राथमिकता बनाकर काम करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में इतने 6 वर्षों में योगी जी का 2 बार का ये कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और मोदी जी के भी सरकार के लाभ 9 सालों से पहुंच रहे हैं। तो अगर मैं केवल गरीब कल्याण की योजनाओं की ही बात करूं तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश बहुत सारी स्कीम्स को लेकर आज नंबर 1 है देश में। चाहे यहाँ पर गरीबों के लिए जो आवास बनाए गए हों उसकी संख्या देख लीजिए, शौचालय बने हों, या जो हमारे आयुष्मान भारत के कार्ड बांटे गए, उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए, सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन दिए गए, डीबीटी के से जो ट्रांसफर्स हुए, या एमएसएमईज की संख्या देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस देख लीजिए, एक्सप्रेस वेज देख लीजिए। हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। योगी जी की सरकार में एक बड़े पैमाने पर और मोदी जी की सरकार के सहयोग से, यानी केंद्र और राज्य के एक साथ बेहतर समन्वय से बड़े पैमाने पर सोशल, फिजिकल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर खड़ा हुआ है। तो लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि के रूप में या लोकतंत्र में एक जिम्मेदार सरकार के रूप में हमारा दायित्व क्या होता है? लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। तो हमने उसी दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है और जिस तरीके से सरकार के कार्यों का लाभ लोगों तक पहुंचा है, वही मेरे विश्वास का कारण है। बहुत बार ऐसा होता है कि नेता लोग अपनी उपलब्धि कि हमने काम किया
और उस काम का प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, उस प्रमाण को चुनावी जीत की तरह प्रस्तुत करते हैं कि प्रमाण ये रहा, हमने काम नहीं किया होता तो वापस सत्ता में क्यों आते। ये एक सीधा सीधा वो रहता है। मैं यहाँ पर लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने सवाल तैयार रखिए। अब से कुछ ही देर में आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे, आपके सवालों का जवाब संभवतः मैं समझता हूँ अनुप्रिया जी देंगी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आपका विश्लेषण है कि आपने ये सब काम किए हैं और जनता उससे लाभान्वित हो रही है। अनुप्रिया जी, मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार ऐसी होगी जो ये कहेगी हम तो जनता का बिल्कुल हित नहीं करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि जनता जो है वो चूल्हे भाड़ में चली जाए। आप जानती हैं हर सरकार, चाहे वो मायावती की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार हो, चाहे मायावती जी हों, अखिलेश जी हों, योगी जी हों, केंद्र में मोदी जी हों, सब जन कल्याण की ही बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आपका जन कल्याण और कोई और करे तो वो रेवड़ी? देखिए, मैंने जब अपनी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया तो मैंने ऐसा कतई नहीं कहा कि पिछली किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया जी। मैं ये जरूर कह रही हूं कि जिस पैमाने पर हमने, जिस स्पीड और जिस स्केल से हमने काम किया, वैसे काम पहले नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमने आज 84 लाख घरों में नल से जल पहुंचा दिया। 2.6 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि, ये एक अकेले उत्तर प्रदेश की बात है। देश भर का जोड़ लीजिए आंकड़ा कितना हो जाएगा। 2.6 करोड़ लोगों के हमने शौचालय बना दिए। हमने, अगर मैं शहरी क्षेत्र में बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास 18 लाख लोगों के, ग्रामीण क्षेत्र में 53 लाख लोगों के, मुख्यमंत्री आवास भी लाखों की संख्या में बने। एमएसएमई आज उत्तर प्रदेश के अंदर 96 लाख हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के कार्ड बांटे, उसके हमारे यहाँ बेनिफिशरीज आज 1.58 करोड़ हैं। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हमने दिए 1.75 करोड़। तो इतने बड़े स्पीड और स्केल पर काम, इतने बड़े मैग्नीट्यूड में काम पुरानी सरकारों ने नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना अंतर बताना चाहती हूँ। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपने बता दिया कि आप में और पिछली सरकारों में फ़र्क ये रहा कि विकास कार्य वो भी करना चाहते थे या बात बोलते थे और आप भी, और आपने जो उसका स्केल है, जो स्पीड है, वो उस अनुपात में किया जिस अनुपात में होना चाहिए उत्तर प्रदेश की आबादी या जनसंख्या को देख करके। अब आते हैं बात आपके एसोसिएशन की भारतीय जनता पार्टी से। वो इसलिए, देखिए, आप एक घटक दल हैं, आप एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए के बारे में ये कहा जा रहा है पिछले 2014 से लेके अब तक कि इसमें जितने घटक दल थे, आपने देखा होगा, या तो वो छिटक गए, कहीं और चले गए, या फिर वो टूट गए। ऐसे में आप अपने दल को और अपने आप को, आपके तो दल का नाम ही अपना दल है, उसको आप कहाँ पाती हैं? अपना दल कहीं छोटा, सिकुड़ा, टूटा महसूस तो नहीं कर रहा है जैसे कि और कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, एनडीए गठबंधन में बहुत सारे दल आए, कई दल चले गए। हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। हर दो दलों के बीच जब गठबंधन होता है तो उनकी अपनी इक्वेशंस होती हैं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं, और किसी भी राजनीतिक दल को अपने हित अहित को देखते हुए किसी गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, ये उसका आंतरिक निर्णय है। तो किसी दल ने एनडीए गठबंधन में आने का फैसला किया, फिर जाने का फैसला किया, इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये उस पार्टी का एकाधिकार है, वो तय कर सकता है रहना है, नहीं रहना है, जाना है। अपना दल की जहां तक बात है, हम 4 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं। चारों चुनाव के आप नतीजे देखिए। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे लंबा चला है और हर चुनाव ने साबित किया है सबसे सफल गठबंधन है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को, मतदाता को और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अच्छा लग रहा है, इसलिए बार बार चुनावी परिणाम हमारे पक्ष में आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा साथ चलना बेहतर भी है और 2024 में हम फिर से एक बार देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपकी जो पार्टी है वो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है वो एक पिछड़े समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं। आपको लगता है कि आप उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रही हैं या उनकी उम्मीदों पर खरी उतर पा रही हैं इस सरकार में?
मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी अपना दल जो अपने गठन के समय से सामाजिक न्याय की बात करती आ रही है और हमने पिछड़े वंचित समाज के हितों से जुड़े हुए जिस भी विषय को उठाया है, प्रधानमंत्री जी ने उसका समाधान किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मैंने एक विषय उठाया था, काफ़ी समय से चल रहा था, मुझे लगता है शायद 2008 या उसके भी पहले का होगा। नीट की परीक्षा में पीजी के एडमिशन्स में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था। पहले भी यूपीए की सरकार थी, यूपीए 1 की, यूपीए 2 की, बहुत सारे सामाजिक न्याय की बात करने वाले साथी भी थे उनके। लेकिन इतना पुराना विषय, मैं 2014 में जब पहली बार मोदी जी की सरकार बनी है, ये मेरे पिछले कार्यकाल की ही बात है, मैंने प्रधानमंत्री जी से इस विषय को कहा था और एनडीए की बैठक में भी इसकी चर्चा की थी, माननीय गृह मंत्री जी को भी बताया था। बहुत सारे लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। ये एक उदाहरण है जो मैंने अपनी पार्टी की ओर से उठाया था और इसका समाधान हुआ था और बहुत कम दिनों में इसका समाधान हुआ था। ये एक उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी सामाजिक न्याय के जो तमाम विषय उठाती रही, हम एक और विषय उठा रहे हैं, हम कास्ट सेंसस की बात भी कर रहे हैं और मेरा ये विश्वास है कि सूनर और लेटर होगा ये एनडीए की सरकार में ही, क्योंकि यूपीए सरकार को तो मौका मिला, किया नहीं। और अनुप्रिया जी, सबसे बड़ा सवाल है कब, क्योंकि आप देख रही हैं एक के बाद एक विपक्षी दल, अभी यहाँ अखिलेश यादव जी आए थे दोपहर में, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, आरजेडी ये मुद्दा उठा रही है, जेडीयू ये मुद्दा उठा रही है, विपक्ष के सारे दल एक एक करके ये मुद्दा उठा रहे हैं। एक ही पार्टी जो है वो आनाकानी करती हुई दिख रही है। मैं नहीं जानता कि अंदर क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि मैं प्रीवी नहीं हूं। आप सरकार में हैं, आप बता सकते हैं। आप भी कह रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो फिर दिक्कत कहाँ है? मैं आपसे जिन पार्टियों के आपने नाम लिए, ये पार्टियां यूपीए सरकार में साथ में थी। यूपीए 1, यूपीए 2, यूपीए 2 तो बहुत मजबूत भी नहीं थी, पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं थी, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार थी। तब भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले दबाव डाल के कास्ट सेंसस नहीं करा पाए। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस नहीं हुआ। वो तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी ना। पूर्ण बहुमत की सरकार का तो अंदाज और मिजाज सब अलग होता है। क्यों नहीं करवा पाए? आपकी प्राथमिकता में नहीं था। और मैंने आपको उदाहरण दिया, ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी 2 सांसद के साथ बैठी है और मैंने उनको कहा कि ये विषय है और इसका समाधान हुआ। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रही हूं कि अगर कास्ट सेंसस होगी तो मोदी जी के नेतृत्व में ही होगी। पर इसमें अगर मगर की गुंजाइश क्यों आ रही है अनुप्रिया जी? ऐसा क्यों है कि अगर बोलना पड़ रहा है? अगर आपको लगता है कि ये इतना बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इससे एक जो शोषित वंचित समाज है उसके विकास से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो फिर इसमें अगर मगर की गुंजाइश अभी क्यों है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। उनके यहाँ भी ऐसा नहीं है कि इस विषय को लेकर कोई मंथन नहीं चल रहा होगा। लेकिन जब तक मुझसे कोई स्पष्ट रूप से ये ना कह दे कि हाँ हम ये करने चाह रहे हैं, तो मैं आपके चैनल पे तो ये नहीं कह सकती कि हाँ बीजेपी ये करने जा रही है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह रही हूँ कि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, मैं मोदी जी के साथ जुड़ी हूँ 2014 से, मैं उनकी सरकार में दूसरी बार राज्य मंत्री हूँ। जो हमारा एक काम करने की शैली रही है, जिस तरीके से मैंने कुछ विषय उठाए हैं और उसको उन्होंने गंभीरता से लिया है, सैनिक स्कूल में पिछड़ों का आरक्षण देना, केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों का आरक्षण देना, ये सब कभी पहले नहीं हुआ, किसी ने नहीं सोचा। तो ये क्या हमारे सामने उदाहरण नहीं है जिसको देखकर एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता जो बताता है कि हाँ ये उम्मीद की जो आप बात कर रहे हैं ना, उम्मीद कायम होती है। और ये विषय देश के लिए ज़रूरी है। सरकार के पास आधिकारिक प्रमाणिक आंकड़े होने चाहिए। देश में अलग अलग जातियों के लोग हैं, उनकी क्या संख्या है, ये ज़रूरी है और ये होगा। समय की मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगी, लेकिन ये होगा, एनडीए की सरकार में होगा। आप ये बात करेंगी प्रधानमंत्री से? मैं इस विषय को पार्लियामेंट में भी उठा चुकी हूँ, मैं इस विषय को एनडीए में भी उठा चुकी हूँ, मैं इस विषय को निरंतर बीजेपी लीडरशिप के साथ भी उठा रही हूँ। अपना दल की कोई टाइमलाइन, अनुप्रिया पटेल की कोई टाइमलाइन कि भाई इस समय तक कर दीजिए, भाई विकास जितनी जल्दी हो जाए। पटेल 2 सांसद वाली पार्टी है। अपनी बात को कहने से 2 सांसद वाली पार्टी शुरू किया था बीजेपी ने तब। आज बीजेपी पूर्ण बहुमत में है। हमारा समय भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं तो बहुत उम्मीदों पे ही चलती हूँ, सब चलना भी चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि हम अपने किसी विषय को उठाने से और उसे बार बार कहने से पीछे नहीं हटते।
और समाधान भी होता है। कभी कभी बहुत सारे विषयों का समाधान हुआ है, कुछ विषयों में समय भी लग सकता है। ये एक विस्तृत विषय है, इसके कई पक्ष होंगे। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ सिर्फ उतना ही पक्ष है, और भी अनेक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी विषय है। ये मेरी अपनी पार्टी का मत है और मुझे उम्मीद है कि ये होगा। मैं आपको कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं बता सकती कि इस तारीख में हो जाएगा, इस लम्हे में हो जाएगा, लेकिन होगा, ये मेरी उम्मीद है। अनुप्रिया जी, मैं समझता हूँ कि आपसे ये सवाल कई बार पहले भी पूछा गया होगा। आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, अपना दल जब बना था, सोनेलाल पटेल जी जब उन्होंने इसकी स्थापना की, उसके बाद से आपके ही परिवार का एक धड़ वो अखिलेश यादव के अलायंस का हिस्सा बना। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि वो जो आपके समाज के बीच में जो संदेश था, जो मैसेजिंग थी, वो कुछ बटी कि आपके समाज के लोग किसके साथ जाएं, आपके पास जाएं या फिर जो धड़ अलग हुआ है उसके साथ? तो इस चुनाव के बाद अपना दल जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिद्धांतों पर चला, वो उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरा है। मेरे ख्याल से समाज ने अपना फैसला सुना दिया है। लोकतंत्र में पार्टी बनाने का, राजनीति में आने का, काम करने का सबको अवसर भी होता है, सबको स्वतंत्रता भी होती है। हमने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का काम किया है। मेरी पार्टी ने हमेशा कप प्लेट का चुनाव निशान उसी पर चुनाव लड़ा है। हमने कभी किसी पार्टी के उधार के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है। तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया, हम तीसरे नंबर की पार्टी बनकर आए हैं। आपको लगता है अनुप्रिया पटेल जी कि एक वक्त ऐसा आ सकता है, क्योंकि बात उम्मीद की हो रही है, तो उम्मीद ये कि कप प्लेट पर ही डॉक्टर पटेल की ही विचारधारा से ये जो धड़ अलग हुए हैं, ये सारे धड़ साथ भी आ सकते हैं? डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा, उनके आदर्शों पर विश्वास करते हुए जो भी काम करना चाहता है उसका स्वागत है। ये उनका बनाया हुआ बृहद परिवार है, इसमें हर उस व्यक्ति के लिए स्थान है जो उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था, केंद्र में आप नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक मंत्री रही हैं, अब 9 साल होने जा रहे हैं। कैसा रहता है अगर आप कुछ, क्योंकि ये बड़ा बड़ा क्रिप्टिक सा रहता है कि क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, किस तरीके से फैसला लिया जा रहा है। कभी कभार ऐसा बोला जाता है कि मिनिस्टर्स को ही नहीं मालूम होता है कि कोई फैसला आने वाला है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीटिंग्स में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? मोदी जी बोल देते हैं और आप लोग पालन करते हैं, या फिर कुछ सलाह मशवरा भी होता है? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि शायद यूपीए सरकार में किस तरीके से फैसले होते होंगे ये मीडिया को ब्रीफ किया जाता होगा। हर सरकार का अपना कार्य करने का एक तरीका होता है। हमारी सरकार के अंदर पूरी पारदर्शिता के साथ काम होता है और प्राइम मिनिस्टर साहब ही इज़ द टीम लीडर। हम सब उनको फॉलो करते हैं। वो जो हमें बताते हैं कि देश के लिए क्या बेहतर है, हमें क्या करना चाहिए, हम लोग करते हैं और उसके परिणाम देश देख रहा है। और मैंने आपको बताया कि देश में जिस तरीके से योजनाओं के एग्जीक्यूशन हुआ है, जिस बड़े पैमाने पर सोशल, फिजिकल, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इतने वर्षों में हुआ है, आज उनके नेतृत्व को दुनिया स्वीकार कर रही है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सुना जा रहा है। ये अपने आप में भारत की एक उपलब्धि है और हर भारतीय के लिए गर्व करने का ये मौका भी है। आपकी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रही है, वैसी ही लड़ाई आपने देखा है बहुत सारे जो समाजवादी नेता हैं, समाजवादी विचारधारा वाले नेता हैं, वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वो बहुत सारे दल अब एक साथ एकत्रित भी होने जा रहे हैं एक विपक्ष की बड़ी मीटिंग को लेकर के कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 में पटकनी दी जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में आपको क्यों लगता है कि 2024 में तो यही सरकार वापस आएगी? हो सकता है वो एकत्रित होकर के और मजबूत विकल्प प्रस्तुत करें। देखिए, लोकतंत्र में गठबंधन बनाने का, साथ आने का, अलायंसेस फॉर्म करने का, ये फ्रीडम सभी राजनीतिक दलों के पास है। हर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहता है, सत्ता में आएगा तभी कुछ अपने एजेंडा को लागू करेगा, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है, ये तो हर कोई करता है। लेकिन इस किस्म के प्रयोग तो हमने हमेशा देखे, लंबे समय से देख रहे हैं। मैं तो 4-5 चुनाव से देख रही हूँ। तो ये प्रयोग होते रहते हैं और विपक्षी एकता परवान तो चढ़ती हुई दिखती नहीं है।
ना कोई एक कॉमन एजेंडा होता है। आपस में इतने सबके अलग अलग मत होते हैं, तो मुझे लगता है सबके बीच में एक फेस कौन होगा, एक लीडर कौन होगा, एक अलायंस आप बना रहे हैं तो कोई तो एक होना चाहिए ना जिसके पीछे आप चलोगे, या सब अलग अलग चलेंगे। फिर सीटों के बंटवारों को लेकर भी कोई सहमति नहीं बन पाती, तो ये विपक्षी एकता के प्रयोग मैंने बहुत होते हुए देखे। अनुप्रिया जी, इस पर ये कहा जाता है कि भाई सब कुछ एक जैसा हो जाए, ये तो फिर एनार्की हो जाएगी, ये तो फिर ऑटोक्रेटिक बिहेवियर हो जाएगा, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चीजें अलग अलग रहें। नहीं, मैं ऑटोक्रेटिक बिहेवियर की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब हम एक मत होके एक उद्देश्य के लिए एक रोड मैप के साथ देश के लिए आगे आना चाहते हैं, तो कोई एक तो होना चाहिए ना जो कि टीम को लीड कर रहा है कि भाई हम सारे लोग, आपका एनडीटीवी चैनल चल रहा है तो देयर हैज टू बी अ लीडर। मतलब आप सारे लोग एक टीम बनाकर ही तो काम करते होंगे ना। ऐसे कौन सा कुनबा चलता है, ऐसे तो एक सामान्य परिवार भी नहीं चलता, परिवार का कोई तो मुखिया होता है। तो मैं कह रही हूँ कि आपका रोड मैप क्या है देश को बदलने तो का, आपका सवाल ये है, क्या है, आपका कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा? सवाल ये है कि विपक्ष का मुखिया कौन, ये आप सवाल पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, आपका रोड मैप क्या है, मुझे यही बता दीजिए कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू गिव टू द कंट्री। चलिए कुछ सवाल लेते हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहे माइक रेडी कर लिए जाए। जी, आप खड़े होकर के अपना सवाल पूछिएगा प्लीज। पहले आपका नाम और फिर सवाल। मेरा नाम परवेज़ अली है, मैं यहीं इंदिरा नगर लखनऊ में रहता हूँ। हम ये आपके फादर से मेरी मुलाकात हो चुकी है, तो आपको सेकेंड टर्म में भी राज्य मंत्री बनाया गया, क्या थर्ड टर्म में कैबिनेट मंत्री बनने की उम्मीद है? देखिए, आप मेरे पिताजी से मिले हैं तो मेरे संस्कारों को आप जानते होंगे। मेरे लिए मंत्री बनना, विधायक बनना, सांसद बनना ये प्राथमिकता नहीं है। मेरे लिए प्राथमिकता ये है कि मेरे पिता जिस विचारधारा के लिए अपना जीवन खपा चुके हैं, मैं उस विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगी। मेरा जो एजेंडा है उसको मैं परस्यू करूंगी, और उसमें मैं क्या बनती हूँ क्या नहीं बनती हूँ मुझे सच में इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई और सवाल? इससे पहले कि हम लोग आइडेंटिफाई करें सवाल कौन पूछेगा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आप मिर्ज़ापुर से सांसद हैं। मिर्ज़ापुर को जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि एक छवि ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये हुई कि भाई वहाँ तो कालीन भैया होते हैं और कट्टे का व्यापार होता है और कानून व्यवस्था चरमराई हुई रहती है और धाएं धाएं गोलियां चलती हैं। ये फिल्मी मिर्ज़ापुर और असली मिर्ज़ापुर में कितना फ़र्क है? और दूसरी चीज़, मिर्ज़ापुर के विकास के लिए आप क्या कर रही हैं? कितने सारे वहाँ पर फॉल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत। देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अपनी क्रिएटिविटी है, उन्होंने एक सीरीज बना दी, लोगों ने देख लिया, आपको लगता है जगह का नाम बदनाम कर दिया? नहीं, मैंने तो ये कहा था कि आपने बदनाम कर दिया क्योंकि आपने बनाने से पहले सर्वे नहीं किया। आपको आके बोलना चाहिए था, आपको आके देखना चाहिए था, मिलना चाहिए था। मिर्ज़ापुर बहुत खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक खूबसूरती से भरी हुई है और बहुत शांत है। यहाँ कोई गोली और बंदूकें नहीं चलती हैं। और मिर्ज़ापुर में भोजपुरी भाषा बोलते हैं लोग, बिरहा कजली के गायक जगह जगह गांव-गांव में है। मिर्ज़ापुर में पिछले 9 वर्षों में बहुत विकास हुआ है। जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनी तो मैंने मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर में लाने का काम किया। आज वो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, वहाँ पे तीसरा बैच MBBS का पढ़ने आ रहा है, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बन गया, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अभी मैं कॉमर्स मिनिस्टर बनी तो मैंने कोशिश की, वहाँ पे मैं एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना रही हूँ, वो भी हमारा जल्दी ही उसका शिलान्यास हो गया है, वो बनकर खड़ा होगा। पासपोर्ट सेवा केंद्र बना, वहाँ की सड़कें दुरुस्त हो गई, नेशनल हाईवे हमारा बहुत उसका चौड़ीकरण हो गया। तो हमारे यहाँ चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से काम हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर बन गया, कार्डियक केयर यूनिट बन गया, तो ये सारा काम मिर्ज़ापुर में हुआ है। और ये बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, कैलकुलेट होता है। और आप वहाँ की सांसद हैं। 82.5 और वहाँ पे हमने एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट किया, अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको इनॉग्रेट भी किया था। तो मिर्ज़ापुर से होकर वो गुजरता है, 5 स्टेट से होकर गुजरता है, हमारे स्टेट में वो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। बहुत ही खूब। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी इसके बाद के कार्यक्रम में पंकज त्रिपाठी जो कि कालीन भैया बने थे मिर्ज़ापुर में, वो आने वाले हैं। मैं उनको आपकी नाराज़गी बताऊंगा
कि ये ज़रा आपने ज़रा हमारा मिर्ज़ापुर को बदनाम कर दिया। इज़ अ वेरी गुड एक्टर Of course. और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मैं उनके प्रशंसक भी हूँ। लेकिन मिर्ज़ापुर के लिए मैंने उन्हें कहा था कि थोड़ा सर्वे करना चाहिए था, ऐसा मिर्ज़ापुर नहीं जैसा आप दिखा रहे हो। लास्ट में एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अभी इस टर्म में आप जो राज्य मंत्री हैं उसके बारे में बात की। आपका हाल फिलहाल एक बयान आया था कि एक्सपोर्ट टारगेट्स जो हैं वो इंडिया मीट कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए एक वैश्विक मंदी के दौर में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स का ये कहना था कि हमारे ऑर्डर्स ड्राई अप हो रहे हैं, उस तरीके की पेस नहीं है जैसे कि पहले थी। ऐसे में आप क्यों होपफुल हैं कि चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी या ठीक हो जाएंगी? ये उम्मीद क्यों है आपको? देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को जब पैंडेमिक ने हिला के रख दिया है, तो भारत पे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कहना तो सही नहीं होगा। लेकिन आप ये भी ब्राइटर साइड पे देखिए कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा में अवसर। मुझे लगता है कि आपदा में अवसर कहीं ना कहीं मिला है। इतनी अनसर्टेनिटीज़ के बीच भी हमारा 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट्स कितना रहा? $676 बिलियन। हमने इस बार देखा ऑल टाइम हाई। हमारा 22-23 में जो एक्सपोर्ट्स पहुंचा वो $776 बिलियन पहुंच गया। अभी हम अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नई लॉन्च की हमने 31 मार्च को। उसको भी हमने इतना डायनामिक और रिस्पॉन्सिव रखा है कि एज एंड व्हेन एक्सपोर्टर्स की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, हमें 5 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय रुपए में हमारा अब इंटरनेशनल ट्रेड हो सके, इसके लिए आप जानते हैं कि हमने शुरुआत कर दी है। हमारे बहुत सारे नए स्कीम्स हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगी, जिससे एक्सपोर्टर्स लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जिससे नए एक्सपोर्ट मार्केट्स मिल रहे हैं। और हमारे मंत्रालय में हमने $2 ट्रिलियन 2030 तक ये टारगेट रखा है। इसको लेकर मैं इसलिए होपफुल हूँ क्योंकि मंत्रालय में हम कमोडिटी वाइज और जो हमारा रीजन है, टेरिटरी वाइज और मिशन वाइज अपने टारगेट्स को और सेक्टर वाइज हम मॉनिटर कर रहे हैं कि हम जो हमने अपना टारगेट सेट करके रखा है उसके कितना नज़दीक हम पहुंच रहे हैं। तो इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ, एंड इट इज़ अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, और मैं कहूंगी कि होल ऑफ एक्सपोर्टर इकोसिस्टम अप्रोच है ये। यानी हमारी एक्सपोर्टर कम्युनिटी हो, हमारे मिशंस हो, हमारा अपना डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो या हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो, हम सब मिलकर एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। और विद रेगुलर मॉनिटरिंग एंड विद सो मेनी इनिशिएटिव्स ये संभव है। और $2 ट्रिलियन बाय 2030 हम इसको प्राप्त करेंगे, ये भी मैं आपके चैनल पे कह के जा रही हूँ। अनुप्रिया पटेल जी, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, इसकी उम्मीदों को बनाए रखने के लिए आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।